अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, आज हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने हाफ लाइफ कोर्स के बारे में जो इंट्री केसेस हैं उसके बारे में जो सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोगों ने समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग रेडियो आइसोटोप्स और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, तो इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, पेज नंबर 182 पे ये टॉपिक है। इस टॉपिक में कोई खास तरतीब नहीं है कि मतलब आपको मैं मार्क करवा दूँ। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने अलग अलग बता दिए, बाकी अगर इसकी कोई तरतीब है भी तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे बयान कर दी है। ठीक है, चलिए अगर आप इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको वास्ता पड़ेगा स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई के साथ। असल में जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल न्यूक्लियाई से आते हैं, तो इसलिए इनको समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई कैसे होते हैं। बेटा हमने पढ़ रखा है कि वो न्यूक्लियाई जो रेडिएशन खुद ब खुद इमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और जो खुद ब खुद नहीं करते रेडिएशन बाय नेचर रेडिएशन को इमिट नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई। तुम्हें पता ही है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई जिन एलिमेंट्स का पार्ट होंगे, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होंगे? लाइक अगर हम पहचान करना चाहें, एलिमेंट को देख के बता दें कि ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या नहीं है, तो हम बता सकते हैं। रेडियो एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली वो अनस्टेबल होगा, और अगर नहीं होगा तो स्टेबल होगा। तो वो हम बता सकते हैं एटॉमिक नंबर से। कैसे? अगर एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, आप जिस एलिमेंट की सैंपल की बात कर रहे हैं उस सैंपल में जो न्यूक्लियाई मौजूद है उनके एटॉमिक नंबर्स 82 से ज़्यादा है, या मान लीजिए एलिमेंट का ही जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से ज़्यादा है, तो उसके सारे के सारे जो न्यूक्लियाई होंगे वो अनस्टेबल होंगे, ऑब्वियसली वो एमिट करेंगे रेडिएशन को। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। मोर देन 82 अगर एटॉमिक नंबर होगा, ये सिंबल है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो वो अनस्टेबल होगा। और अगर उसका एटॉमिक नंबर 82 तक है, इक्वल है 82 तक है, ठीक है, या उससे कम है, इसका मतलब होता है कम है उससे, तो फिर क्या होगा? वो रेडिएशन को इमिट नहीं करेंगे, वो सारे स्टेबल होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, कार्बन 612, कार्बन की आइसोटोप 612 वाला, ऑक्सीजन 816, ठीक है, ये नंबर है एटॉमिक और ये मास नंबर है। और आयरन को देखिए, आयरन में आपके पास जो एक स्टेबल एलिमेंट है जिसके अंदर स्टेबल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और आपको बताता चलूं कि आयरन जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, इसके न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आयरन हर एलिमेंट की ख्वाहिश होती है कि वो आयरन जैसा हो जाए, मतलब जैसी स्टेबिलिटी उसके पास वैसी हो जैसे आयरन की हो, लेकिन आयरन अकेला ही है, आयरन जैसी स्टेबिलिटी किसी की नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट जो है वो अब तक जो डिस्कवर हुए उनमें आयरन ही है। ठीक, और मोस्ट प्रोबेबली आयरन ही रहेगा। अनस्टेबल की एग्जांपल ले लीजिए, यूरेनियम है, रेडियम है, रेडोन है। आपको पता है यूरेनियम से रेडियम बन जाता है, रेडियम से रेडोन बन जाता है, ऐसे करके पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, रेडिएशन निकलती रहती हैं, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। यूरेनियम से बनता है थोरियम, बनता है थोरियम से बनता है रेडियम, रेडियम से बनता है रेडोन, ऐसे करके ये चलता रहता है। तो ये देखिए, इन तमाम के एटॉमिक नंबर 86, 88, 92, दैट इज 82 से ज़्यादा है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हमें पता लग गया कि वो सारे न्यूक्लियाई जो खुद ब खुद रेडिएशन को इमिट नहीं करते उन्हें कहते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, लेकिन आपको पता है बच्चों, ये जो स्टेबल न्यूक्लियाई है अगर हम इनको किसी तरह अनस्टेबल कर दें तो ये हमारे लिए बड़े फायदेमंद है। ठीक है, ये क्योंकि हम कंट्रोल्ड मैनर में इनमें रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं, तो ये हम इतने हार्मफुल नहीं होते जैसे कि बाकी जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? कैसे हम एक रेडियो आइसोटोप को बनाएंगे? तो देखो, इसकी जो ओरिजिन है वो है स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको बाद में देंगे। मान लीजिए हमने एक स्टेबल न्यूक्लियाई लिया और उस पर हमने बम्बारमेंट करवा दी चारों तरफ से, न्यूट्रॉन्स की और अल्फा पार्टिकल्स की, प्रोटॉन्स की। ठीक है, ये इनके न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 0 है, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 0, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको बम्बारमेंट करवा दिया। ये हमने एक सैंपल लिया है एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, सॉरी एक स्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, उसके अंदर स्टेबल न्यूक्लियाई सारे पाए जा रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं ये न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये बम्बारमेंट करवाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें न्यूट्रॉन समा जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रोटॉन समा जाएंगे, कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल समा जाएंगे। यहाँ हमने आपको चारों दिखाए हैं,
चारों के हाथ तक बोmbardment नहीं करवाते, किसी एक की करवा देते हैं, न्यूट्रॉन की करवा दी या प्रोटॉन की करवा दी, डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियाई है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स अपनी जगह बना लेते हैं। उससे क्या होता है, अंदर जो आप कह लीजिए जो स्टेबिलिटी होती है, जो तवाज़ुन होता है बेटा उस न्यूक्लियस का, ठीक है, वो बिगड़ जाता है। और न्यूक्लियाई का जो स्टेबल होते हैं पहले वो बिगड़ जाता है, और वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन को एमिट करना शुरू हो जाता है, दे बिकम अनस्टेबल, ठीक है। इन्हीं स्टेबल न्यूक्लियाई को, जिनको हम बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल अनस्टेबल कर देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग रेडियो आइसोटोप्स। या फिर एक और वर्ड होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिविटी करने वाले, रेडिएशन एमिट करने वाले आइसोटोप्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखिए इस प्रोसेस में हमने एक स्टेबल न्यूक्लियाई को आर्टिफिशियली, एक खुद से इंसानों ने जो है थ्रू सम मैकेनिज्म आर्टिफिशियली अनस्टेबल बना दिया, तो उसके बाद उसने रेडिएशन एमिट करना शुरू कर दी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ऐसा फिनोमेना जिसमें हम लोग अनस्टेबल न्यूक्लियाई को, सॉरी स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द बम्बार्डमेंट ऑफ हैवी पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह, उस फिनोमेना को, और उससे वो अनस्टेबल हो जाते हैं और रेडिएशन एमिट करना शुरू हो जाते हैं। इस अमल को, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल देखिए सोडियम हमारे पास है, ये सोडियम का स्टेबल न्यूक्लियाई है 1123, आप इससे फेमिलियर होंगे, ये स्टेबल है, इसमें से रेडिएशन नहीं निकलती। अगर हम इसमें न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएं तो ये न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियस में समा जाएगा, और जब ये इसके न्यूक्लियस में जाएगा तो आप देखिए न्यूट्रॉन है तो ये मैस नंबर को अफेक्ट करेगा, प्रोटॉन्स की तादाद को तो अफेक्ट नहीं करेगा, या प्रोटॉन नंबर को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए आपका सोडियम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर जब बदलता है तो फिर एलिमेंट की आइडेंटिटी बदलती है। तो ये सोडियम रहा, लेकिन चूंकि यहाँ से न्यूट्रॉन ऐड हो गया तो मैस नंबर 1 बढ़ गया, तो ये 23 से 24 हो गया, तो ये 23 सोडियम से 24 वाले सोडियम में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये सोडियम ही है तो इसको हम आइसोटोप बोलेंगे सोडियम का, ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल आइसोटोप है सोडियम का, और ये फौरन ही इसके अंदर जो है वो आप कह लीजिए न्यूक्लियस की जो लेवल है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स का लेवल है वो बदल जाएगा, और वो रेडिएशन को एमिट करना शुरू हो जाएंगे। कौन से रेडिएशन को, गैमा रेडिएशन को, क्योंकि वो सारे का सारा जो न्यूक्लियस होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा जब उसके अंदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और वो गैमा रेडिएशन को एमिट करना शुरू हो जाएगा, जो इस बात को शो कर रहा है कि अब जो सोडियम है वो अनस्टेबल हो चुका है, रेडियो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। ऐसे हम लोग करते हैं, देखिए बम्बार्डमेंट किया तो बना दिया उसको, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये असल में ऐसे स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें हम लोग अनस्टेबल कर देते हैं बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। हमने कहा था कि हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हम इन्हें डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाह रहे होते हैं। ये रेडिएशन को एमिट तो करते हैं लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन नहीं होती है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में रेडिएशन को एमिट नहीं कर रहे होते, इसलिए इनको हम कंट्रोल्ड मैनर में डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन उस दवाई को बोलते हैं जिसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, और ये बहुत सारी एलिमेंट्स को ख़त्म करने के लिए, बहुत सारी एलिमेंट्स का पता लगाने के लिए, ठीक है, और एग्रीकल्चर में भी, ये तो मेडिकल में बता रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी, ठीक है, और इंडस्ट्री के फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं रेडियोआइसोटोप्स के यूजेस देखते हैं। पहला सबसे बड़ा यूज है इनका एज ट्रेसर्स। ट्रेसर का मतलब है कि कुछ डायग्नोज करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए कि वो है या नहीं है, ठीक है, इस्तेमाल होंगे, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होंगे। डायग्नोसिस आपको पता है मेडिकल फील्ड की टर्म है, तो लेकिन ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में एज ए ट्रेसर इस्तेमाल नहीं होंगे, और भी कहीं पे इस्तेमाल होंगे, देखिएगा। तो पहले तो ये समझिए कि ये मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं एज ए ट्रेसर, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्री में आपको 2 एग्जांपल्स बताई गई हैं, ठीक है। आयोडीन 131 एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है आयोडीन का, आयोडीन 131 एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है आयोडीन का, ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है थायराइड ग्लैंड की वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए कि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम कर रहा है या उसमें कोई मोल फंक्शनिंग का शिकार हो गया, उसको चेक करने के लिए। सिमिलरली एक और देखिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप
जो एज ए ट्रेसर इस्तेमाल हो रहा है। फॉस्फोरस का एक आइसोटोप है P32, फॉस्फोरस 32, इसका ये जो 32 है ये मैस नंबर है, यहाँ भी मैस नंबर है, ठीक है। ये भी एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए। ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, ऐसे ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो कि ट्यूमर को कॉज कर रहे हैं, ट्यूमर को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका बारे में पता लगाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक रहेगा कि ये इस्तेमाल होते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं, तो इसके एक बेसिक प्रिंसिपल आप याद रखिए। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं इन्हें न्यूक्लियर डोज की फॉर्म में दवाई की शक्ल में बॉडी में डाला जाता है। जो नॉर्मल दवाई होती है उसके अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को मिला दिया जाता है और फिर थ्रू ओरल कैविटी या फिर थ्रू इंजेक्शन इसको बॉडी में डाल दिया जाता है। जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है या पर्टिकुलर जगह होती है बॉडी के अंदर जहाँ पे हम लोग इनको यूज़ करना चाह रहे होते हैं, जब वहाँ पे इनको टारगेट करके डाल दिया जाता है, जैसे थायराइड ग्लैंड के लिए हम लोग आयोडीन 131 को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि जो अगर तो वो पोर्शन, अगर वो बॉडी का वो पार्ट नॉर्मल वे में काम कर रहा है, तो ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप की एक्टिविटी होगी वहाँ पे, वो हर जगह पे उसमें जहाँ जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे इसकी नॉर्मल एक्टिविटी होगी, ठीक है। अगर वो नॉर्मल वे में काम कर रहा है, अगर थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल ले लीजिए, अगर ये नॉर्मल वे में काम कर रहा है तो पूरे थायराइड ग्लैंड में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे और उनकी एक्टिविटी बड़ी नॉर्मल होगी। वहाँ पे रेडिएशन एमिट करेंगे और हर तरफ से जो जब हम रेडिएशन को इंटरेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम लोग एक इमेज क्रिएट करेंगे उस रेडियो उस ऑर्गन का, उस पार्ट का बॉडी के जिसकी ट्रेसिंग के लिए हमने रेडियोएक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल किया मेडिसिन के अंदर, तो वो हमें बड़ा नॉर्मल सा उसका जो है वो उसका इमेज मिलेगा और उसमें कोई आपको जो रेड स्पॉट्स नज़र नहीं आएंगे। रेड स्पॉट्स से मुराद है कि उसमें हमें कोई अलार्मिंग बात नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लो थायराइड ग्लैंड में कुछ मोल फंक्शनिंग हो गई है तो क्या होगा, जिस हिस्से में मोल फंक्शनिंग होगी वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो न्यूक्लियर डोज एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब न्यूक्लियर डोज ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है वहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। जब वो वहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ से ज़्यादा रेडिएशन एमिट होंगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जितना ज़्यादा आपको पता है रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है उतनी ही रेडिएशन ज़्यादा निकलती है। उनको जब ट्रेस किया जाएगा और उनसे जब इमेज वगैरह बनाया जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उस जगह पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी और उससे आप पता लगा लेंगे कि यार यहाँ पे मसला है। यही चीज़ हम यहाँ पे वेरिएंट ट्यूमर भी करते हैं। जो मलिग्नेंट पार्ट होता है, अफेक्टेड पार्ट होता है, वहाँ पे आमतौर पे ज़्यादा तादाद के अंदर न्यूक्लियर डोज, न्यूक्लियर मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा इमिशन करते हैं रेडिएशंस की और उनसे हम ट्रेस कर लेते हैं कि यहाँ पे मसला है, ठीक है। सिमिलरली ये सिर्फ दो बताएं आपको, टेक्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, ऐसे बहुत सारे और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप इस पर पूरी डिटेल ले सकते हैं। इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं वियर एंड टियर को लोकेट करने के लिए, मूविंग पार्ट्स मशीन के अंदर, ठीक है, कोई शैफ्ट है, ठीक है, टरबाइन है, उसमें कोई वियर एंड टियर आ गया है और बाकी जो मेथड्स हैं वो फेल हो चुके हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, आपको पता है पाइपलाइन बिछाई जाती हैं शहरों के दरमियान में पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑयल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उन पाइपलाइंस में अगर कभी कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है वो अंडरग्राउंड है, डीप है वाटर ज़मीन के अंदर और वहाँ पे हम किसी और मेथड से पता नहीं लगा सकते, तो फिर हम इनको डाल देते हैं उनके अंदर और जहाँ पे लीकेज वगैरह होती है वहाँ से ये रेडिएशंस को बड़ी क्वांटिटी में एमिट करते हैं और वहाँ से हम ट्रेस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं यही फॉस्फोरस 32 जो हम मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स और पोटाशियम फर्टिलाइजर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होती हैं ये प्लांट्स को और ट्रीज को ग्रोथ करने में बड़ा हेल्प करती हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने में बड़ा हेल्प करती हैं। तो अगर हम किसी भी क्रॉप को, किसी भी प्लांट्स को हम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स फीड करते हैं तो वो कितनी अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं, है ना, उसको चेक करने के लिए हम उस फॉस्फेट फर्टिलाइजर के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ये जो फॉस्फोरस का रेडियोएक्टिव आइसोटोप है इसको भी डाल देंगे तो इसके हम थ्रू इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि फॉस्फोरस फर्टिलाइजर की एब्जॉर्प्शन कैसी है उस प्लांट के अंदर, ठीक है, और उससे फिर हम जजमेंट कर सकते हैं कि उस वहाँ पे हमें क्या डिसीजन लेने हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए दो, इसका एक मेन ट्रेसर में बता दिया आपको मैंने, इसका एज ए यूज एज ए ट्रेसर जहाँ हमने मेडिकल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर
फील्ड में इसका यूज एज ए ट्रेसर देखा, वहीं पे ये मेडिकल फील्ड में क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो आपको बताया था मैंने आयोडीन 131, ये सिर्फ मॉनिटर नहीं करता बेटा, आपको पता है थायराइड ग्लैंड को सही करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो मेलिग्नेंट पार्ट होगा, जहाँ पर प्रॉब्लम होगा थायराइड ग्लैंड में, वहाँ पे जब ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, रेडिएशन को मीट करेगा, तो ये वहाँ पे जो आप कह लीजिए कि हार्मफुल सेल्स है वो डैमेज कर सकता है, वो ख़त्म कर सकता है, और उससे क्या होगा, वाइस वर्सा वो जो आपका थायराइड ग्लैंड का जो अफेक्टेड पार्ट होगा वो रिकवर भी कर सकता है। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा ये देखिए बुक में लिखा हुआ है कोबाल 60, हमने इसको गैमा डिग्री में पढ़ा था, तो ये गैमा रेडिएशन को मीट करता है। तो ये कैंसर पेशेंट्स की क्योरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? इट एमिट्स पावरफुल गैमा रेडिएशंस दैट डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स, कैंसर कॉज करने वाले सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इसको अप्लाई आपने बड़े प्रोटेक्टेड मैनर में और बड़े केयरफुल मैनर में करना होता है, क्योंकि अगर ये गैमा रेडिएशन चूंकि ये बहुत पावरफुल होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम इनको हेल्दी सेल्स में भी डाल देंगे तो इनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इनको बड़े केयरफुल मैनर में हमने एग्जीक्यूट करना होता है, डालना होता है कैंसर सेल्स के ऊपर। तीसरा जो इसका यूज है रेडियोआइसोटोप्स का, वो कार्बन डेटिंग के अंदर है। कार्बन डेटिंग का मतलब ही बता रहे हैं आपको, कार्बन से डेट फाइंड करना, ठीक है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज, यहाँ डेट से मुराद एज है, ठीक है, ऑफ डेड ट्रीज एंड प्लांट्स। फॉसिल्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत पुरानी कोई दरख्त है, आपको उसके कुछ बाकियात मिली हैं, कोई जानवर की बाकियात मिली हैं, कोई एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन आपको उसके बारे में पता चला है, ठीक है, और आप बताना चाह रहे हैं कि वो कितनी पुरानी है ना, तो उसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं? उसके बारे में आप कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं। कार्बन डेटिंग कैसे काम करता है? ये एक कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 14, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, जिसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। ये पाया जाता है इन डेड ट्रीज और प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और इसके थ्रू ये पता लगाते हैं। अब कैसे पता लगाते हैं बेटा? उसका जो प्रिंसिपल है वो बड़ा सिंपल है। जब प्लांट्स और प्लांट्स अलाइव होते हैं, ठीक है, ये अलाइव होते हैं, तो ये आपको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं, तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन मौजूद है, इसमें मैक्सिमम तो कार्बन 12 है, आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद है, उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो कार्बन 12 है। कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कार्बन 12 की फॉर्म में है, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में 1 ट्रिलियन कार्बन 12 के अगेंस्ट 1 जो है वो आपको एटम मिलेगा कार्बन 14 का। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन 14 की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। ये कार्बन 14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी उन प्लांट्स के अंदर चली जाती है जब वो अलाइव होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। जब तक वो प्लांट जिंदा रहता है तब तक क्या होता है, वो जो कार्बन 14 की इनटेक करता रहता है। अंदर जो कार्बन 14 जाता है बेटा वो डिके करेगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन जब वो डिके करता है तो तब तक नया कार्बन 14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा चुका होता है और वो उस चीज़ को बैलेंस कर लेता है। यानी कि जब तक प्लांट अलाइव होता है तब तक उसके अंदर जो कार्बन 14 जो है वो अपनी कांस्टेंट जो उसकी रेशो है, या यूँ कह लीजिए कि वो अपनी फ्रैक्शन को मेंटेन करता है। उसकी जो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो बॉडी के अंदर जारी रहती है। लेकिन जब वो प्लांट डेड हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक छोड़ देगा। जब उसको छोड़ देगा तो क्या होगा? कार्बन 12 की क्वांटिटी तो इतनी रहेगी, लेकिन कार्बन 14 तो डिके करेगा ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन 14 था वो डिके करना शुरू हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड डिके नहीं करेगा, कार्बन 14 डिके करेगा। जब वो डिके करेगा तो जो आप कह लीजिए जो तनासुब था, जो रेशो था कार्बन 14 और कार्बन 12 के दरमियान में, जब वो जिंदा था तब वो रेशो कुछ और था, अब वो रेशो आपको पता है वो कम होना शुरू हो जाएगी, कार्बन 14 की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी। हाफ लाइफ का कंसेप्ट यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कार्बन 14 की क्वांटिटी कितनी रह गई है डेड प्लांट में या ट्री में, और उस क्वांटिटी उससे हम बता सकते हैं कि उसकी एज कितनी है। ठीक है बच्चे, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।